साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो लौकिक साहित्य में ही कवि विद्यापति को पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा कंटिन्यू चल रहा है। साथियों अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर आप शेयर कीजिए और अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक एक पॉइंट आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अभी तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, उसके बाद में फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, एक एक टॉपिक के एक एक वीडियो के। निश्चित रहिए आप, ठीक है साथियों। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कवि विद्यापति हैं, इनका जो पूरा नाम है वो विद्यापति ठाकुर है। जो कवि विद्यापति थे इनका पूरा नाम क्या रहा? विद्यापति ठाकुर। विद्यापति का जो जन्म है वो ग्राम ये विस्पी के रहने वाले थे, जिला था दरभंगा और कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है साथियों। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं, विद्यापति पदावली जिसको 1380 ईस्वी में लिखा गया। इसकी भाषा शैली जो थी, इसकी भाषा थी मैथिली और ये भक्ति और श्रृंगार का इसमें समन्वय किया गया था। इसके अंदर विद्यापति पदावली इनकी मुख्य रचना रही है साथियों, और इस रचना को इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा था और इसमें भक्ति और श्रृंगार का समन्वय इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। और इस रचना का जो लिखने का टाइम है वो है 1380 ईस्वी में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, आप लोगों को याद रखनी है विद्यापति पदावली। और इनकी अगली रचना आती है कीर्तिलता, जिसको इन्होंने 1403 ईस्वी में लिखा। तीसरी रचना आती है कीर्ति पताका, इसको भी इन्होंने 1403 ईस्वी में ही लिखा है। इन दोनों रचनाओं को इन्होंने अवध भाषा में लिखा, जिसे हम लोग अपभ्रंश भाषा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बिगड़ी हुई लैंग्वेज। कैसे भी लिख दिया टोटे फूटे शब्दों में, मतलब कोई रोल नहीं है किसी भी वहां पर किसी भी छंद का, ठीक है। तो कीर्तिलता कीर्ति पताका दोनों ही रचनाएं अवध भाषा में लिखी गई थी 1403 ईस्वी में। और इन्होंने जो विद्यापति पदावली लिखी थी वो 1380 ईस्वी में लिखी, मैथिली भाषा में लिखी थी। याद रखना इस चीज को, इसमें भक्ति और श्रृंगार का समन्वय इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद में ये जो कीर्ति पताका ये अभी संपादित नहीं हुई है, मतलब इसको किसी ने कोई संपादित नहीं किया है। इनका नाटक है, किसका? विद्यापति जी का जो नाटक है वो है गोरक्षक विजय। विद्यापति जी का जो नाटक है, एक नाटक इन्होंने लिखा था, वो है गोरक्षक विजय। इनका जो रचना काल रहा है वो 1350 से 1460 ईस्वी तक इनका रचना काल रहा। 1350 से 1360 ईस्वी तक इन्होंने लिखा है। इनके पिता का जो नाम है वो गणपति ठाकुर था। विद्यापति जी जो है उनका पूरा नाम भी विद्यापति ठाकुर है। तो इनके जो पिताजी थे उनका नाम था गणपति ठाकुर। उसके बाद में इनके जो गुरु हैं वो पंडित हरि मिश्र, इनके गुरु का नाम रहा है साथियों। आगे बात करते हैं, इनकी अन्य रचनाएं रही है भू परिक्रमा और दूसरी रचना रही है पुरुष परीक्षा, अन्य रचनाओं में गिनी जाती है। देखो इनकी जो मुख्य रचना है वो तो विद्यापति पदावली है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका को इन्होंने जो है इसमें लिखा अवध भाषा अपभ्रंश भाषा में इन्होंने लिखा है 1403 ईस्वी में। और जो विद्यापति पदावली है उसको 1480 ईस्वी में इन्होंने लिखा है, जो मैथिली भाषा में लिखी है, ठीक है। ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। लेकिन अन्य रचनाओं में भी, इनकी अन्य रचनाओं में आती है भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा, और भी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में पूछी जाती है उन्हीं को मैं लिखा रहा हूँ। इधर उधर के क्वेश्चन, इधर उधर की चीजें मुझे नहीं लिखवानी है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग पढ़े। बहुत सारा कचरा, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अननेसेसरी आप लोगों को पढ़नी होती है, लेकिन यहाँ पर हम उन चीजों को नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपी भरने से कोई जरूरत नहीं है। कॉपी उन्हीं से भरें जो पेपर में पूछी जाती है साथियों। ये मेरा हमेशा का यही रहा है कि हमेशा कॉपी में वही होना चाहिए जो पेपर में पूछा जाता है। इसलिए विश्वास मानिए और विश्वास कीजिए और पढ़ते रहिए और नोट्स बनाइए। कंटिन्यू आपको एक या दो वीडियो मिलते रहेंगे, आपके नोट्स कंप्लीट में करवा दूंगा। अभी वैकेंसी आने दो, वैकेंसी आने के बाद में आपको 2-2, 3-3 वीडियो मिलेंगे, इसलिए नोट्स कंप्लीट रखो, ठीक है।
और इनका जो उपनाम है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्यापति जी का यहां से अनेक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना, अभिनव जयदेव के नाम से भी किसको जाना जाता है? विद्यापति जी को जाना जाता है। कवि शेखर या नव कवि शेखर भी नाम से भी विद्यापति जी को ही जाना जाता है साथियों। और मैथिल कोकिल के नाम से ये अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल, इसके नाम से अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये किसके उपनाम है या किसको कहा जाता है? मतलब अभिनव जयदेव किसको कहा जाता है, मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है, यानी कवि शेखर कवि या नव कवि शेखर किसको कहा जाता है? विद्यापति जी को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि इनके जो उपनाम है 100% याद रखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अनेक बार पूछा जाता है साथियों। विश्वास मानिए और याद रखिए, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने कुल 14 ग्रंथ यानी कि 14, इन्होंने 14 ग्रंथों की रचना करी है टोटल। यहाँ तो मैंने आपको इंपोर्टेंट ही बताया, कितने बता दिए? 2 और 3, 5 ग्रंथ बताए केवल आपको जो याद करने। वैसे तो इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे? 14 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए। आगे हैं विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह। याद रखना है, जो विद्यापति जी थे वो तिरहुत के राजा शिव सिंह हुए थे। विद्यापति जी किसके? तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। याद रखना 100%, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? जो तिरहुत के राजा हुए शिव सिंह जी, उनके विद्यापति दरबारी कवि रहे हैं। याद रखना, किसके दरबारी कवि हैं? शिव सिंह के दरबारी कवि। आगे हैं, ये शिव सिंह से याद हो जाएगा शैव मतानुयायी, यानी कि शैव धर्म को ये मानने वाले थे। भगवान शिव को ये बहुत ही अच्छी तरह से मानते थे। शैव मतानुयायी इनको माना जाता है। कीर्ति लता में जो है जौनपुर राज्य का एक रोचक वर्णन किया गया है। जो कीर्ति लता इनकी जो रचना है, जिसको अपभ्रंश भाषा या अवध भाषा में लिखा है, उसमें जौनपुर राज्य जो है उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। इसलिए कीर्ति लता को इन्होंने कहानी शब्द के से भी प्रयोग में लिया है कि कीर्ति लता एक कहानी है, यानी कीर्ति लता में कहानी का इन्होंने वर्णन किया है। और वो थे जौनपुर राज्य का, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से वर्णन किया है साथियों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत बढ़िया। देखिए कवि विद्यापति में ही हम लोग चल रहे हैं अभी। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह तथा कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का, उदारता का और गुणों का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ तक की बातें याद हो जाएगी। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का, साहस का, उनके गुणों का वर्णन जो है विद्यापति के द्वारा किया गया है। इनको मतलब विद्यापति जी को 16 उपाधियां प्रदान की गई थी। कितनी उपाधियां प्रदान की गई थी? विद्यापति जी को 16 उपाधियों से नवाजा गया था। विद्यापति जी को 16 उपाधियां दी गई थी। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय जो है विद्यापति जी को दिया जाता है। हिंदी में जो कृष्ण भगवान थे उनको काव्य का विषय बनाया, सबसे पहले जो काव्य का विषय बनाया या काव्य का विषय बनाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है किसको? विद्यापति जी को। याद रखना साथियों इन बातों को। ठीक है, अब कृष्ण काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसको माना जाता है? विद्यापति जी को माना जाता है। कहीं ना कहीं ये पंक्ति लिखी हुई है कि कृष्ण काव्य के पहले जो कवि हैं वो कौन है? विद्यापति जी हैं, ऐसा मानते हैं लोग। विद्यापति को हिंदी का आदि गीतकार या हिंदी गीति काव्य परंपरा का जनक माना जाता है। हिंदी का आदि गीतकार या हिंदी गीति काव्य परंपरा का जनक भी किसको माना जाता है? विद्यापति जी को ही माना जाता है। साथियों ये बातें आपको नोट करनी अच्छी तरह से। उसके बाद में विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल के क्या माने गए? संधि कवि माने गए। आदिकाल को भक्ति काल से जोड़ने का जो कार्य किया है वो किसने किया है? वो विद्यापति जी के द्वारा किया गया था। आदिकाल को भक्ति काल से जोड़ने का जो कार्य है, तो यहाँ पर जो आदिकाल और भक्ति काल का जो संधि कवि है वो किसको माना जाता है? विद्यापति जी को माना जाता है साथियों। उसके बाद में विद्यापति जी ने
3 भाषाओं का प्रयोग किया। अपनी रचनाओं में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया है? 3 भाषाओं का प्रयोग किया है। इन्होंने सबसे पहले जो भाषा का प्रयोग किया वो अवट भाषा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जिसको अपभ्रंश भाषा के नाम से, फिर मैथिली भाषा, और मैथिली भाषा के बाद में इन्होंने प्रयोग किया है संस्कृत का। तो सबसे पहले जो भाषा इन्होंने लिखी है, आप सबको पता है, विद्यापति पदावली 1380 में इनके द्वारा लिखी गई थी, मैथिली भाषा में लिखी थी। उसके बाद में अपभ्रंश भाषा, ये अवट भाषा में कीर्तिलता कीर्तिपता का 1403 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई। फिर संस्कृत भाषा का प्रयोग भी इन्होंने अपनी रचनाओं में किया था साथियों। देखिए साथियों, आगे जो गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु, क्या माने जाते हैं? चैतन्य महाप्रभु, वो विद्यापति जी के पदों को गाते थे। जो चैतन्य महाप्रभु थे, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक जो माने जाते हैं, चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। कौन से, क्या नाम है उनका? चैतन्य महाप्रभु। वो भी जो है ना, विद्यापति जी के पदों को गाते थे। अब आप सोचिए, इतना महान राइटर, इतना महान कवि रहा है कौन? विद्यापति जी। आगे बात करते हैं। और गाते गाते इतने बढ़िया इनके जो ये गीति काव्य में लिखते थे, और इतने बढ़िया इनके दोहे, इतने बढ़िया ये लिखते थे, तो गाते गाते वो मूर्छित हो जाया करते थे। तो याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु जो है किसके काव्य को गाते थे या किसकी किन पंक्तियों को गाते थे? तो विद्यापति जी की पंक्तियों को गाते थे और मूर्छित हो जाया करते थे। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं। बच्चन सिंह जो है, विद्यापति को जातीय कवि कहते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह जो राइटर हमारे लेखक रहे हैं, उनके द्वारा विद्यापति जी को एक जातीय कवि कहा। क्या कहा? एक जातीय कवि कहा साथियों। विद्यापति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से अमीर खुसरो को हम लोगों ने पढ़ा है, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग विद्यापति जी को भी पढ़ रहे हैं। तो विद्यापति एक बहुत बढ़िया राइटर है। यहाँ से एक क्वेश्चन, उपनाम से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। विद्यापति जी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? वहां पर विद्यापति पदावली, कीर्तिलता और कीर्तिपता का दे देगा, एक दूसरी रचना दे देगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन वहां पर बहुत बार पूछा जाता है। तो बच्चन सिंह जी ने इनको क्या है, विद्यापति जी को एक जातीय कवि के रूप में माना है। अब इनकी पंक्तियां, जो मुख्य पंक्तियां रही है, खने खन नयन कौन अनुसरही, और दूसरी पंक्ति है माधव अम परिणाम निराशा। ये 2 पंक्तियां जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी है, मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखवा रहा हूं। आप भी लिख लीजिए, खने खने विद्यापति जी, माधव अम परिणाम निराशा किसकी रचना है या किसकी पंक्तियां हैं? विद्यापति जी की पंक्तियां हैं। एक यहाँ पर और कवि हुए हैं इसी लौकिक साहित्य में, श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास ने रणमल छंद नामक एक काव्य लिखा। श्रीधर व्यास के द्वारा क्या लिखा गया था? रणमल छंद किसके द्वारा लिखा गया था? श्रीधर व्यास के द्वारा लिखा गया था। इसमें इतना सा कि याद रखना है साथियों। तो ये विद्यापति को हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है। यहाँ से अनेक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको विद्यापति को बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है साथियों। ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और वो वीडियो होगा आपका लौकिक गद्य साहित्य। कौन सा साहित्य? लौकिक गद्य साहित्य। ये हम लोगों ने लौकिक पद्य साहित्य पढ़ा है अब तक। अब लौकिक गद्य साहित्य के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो मेरे हिसाब से वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जरूर, निश्चित रूप से।